नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम छोटे बड़े दलों की सक्रियता को लेकर बात करने वाले हैं। जिस तरह से उत्तर लखनऊ से लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी सक्रिय है, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद परेशान है। जानकर मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक आंतरिक सर्वे कराकर यूपी में अपनी सरकार और पार्टी का आकलन कराया है, जिसके नतीजों ने नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। ऐसे में चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने भाजपा ने कई मोहरे एक साथ मैदान में उतार दिए हैं। कहा जा रहा है कि यूपी की सत्ता बरकरार रखने शीर्ष नेतृत्व में ऐसे लोगों की भागीदारी सरकार में बढ़ाने का निर्णय लिया है जो पार्टी के लिए संकट मोचक बन सकें, फिर चाहे वे पार्टी के हों या फिर अब अन्य दल के साथ खड़े दूसरे दलों के लोग हों। उधर समाजवादी पार्टी भी अपने कुनबे को मजबूत करने पावरफुल नेताओं की सेंधमारी करने में जुट गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव के पहले राजनीतिक दलों में मची उठापटक की कोशिशें क्या जनता के गिले शिकवे दूर कर उनका दिल जीत सकेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ 3 विशेष मेहमान शामिल हैं। हम आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर हैं दीप कुमार जैन साहब, आपका स्वागत है सर। इटावा सागर आगरा से सुधीर दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपके पार्टी द्वारा एक आंतरिक सर्वे ने आपको यानी उत्तर प्रदेश में महज 100 सीटों देने की बात कही है, 100 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे मैडम? देखिए, आप जिस आंतरिक सर्वे की बात कर रहे हैं जी, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मैं जिस सर्वे की बात कर रही हूँ वो मैं कहना चाहूंगी। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने पिछले अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में इतना कार्य किया है और उनका प्रदर्शन ऐसा रहा है कि समस्त जनता ने उसको सराहा है जी। इस पर एक जनता से राय भी ली गई है और एक सर्वे कराया गया था सी वोटर्स के जरिए जी, ठीक है। इसमें कई सवाल भी पूछे गए, साथ ही लोगों को उनकी राय भी देने का अवसर मिला जी। इससे ये साफ पता चला और इस सर्वे में ये बात साफ निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहरा सकता है जी। और इस वोटर सर्वे के मुताबिक अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को 41% वोट मिलेंगे जी। तो ये 41% वोट बीजेपी को मिलेंगे, तो बीजेपी 41% वोट लेकर 1 नंबर पर है जी। तब फिर ये आप कह रहे हैं कि ऐसा सर्वे हुआ है कि उसमें ये पता चला है कि बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। मैडम, तो कुछ पश्चिम बंगाल के चुनाव लें या कहीं और के चुनाव लें, कुछ दूसरे प्रदेशों के चुनाव लें, वोट और परसेंटेज आप जो कह रहे हैं कि बढ़ा है, लेकिन सीटों में बीजेपी पीछे होती जाती है मैडम। कई ऐसे राज्य रहे हैं सीटों में बीजेपी पीछे नहीं हो रही, सीटों में तो बीजेपी आगे हो रही है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं जी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 3 सीटें थी पहले, उसके पहले 0 था जी। 3 से 77 पर पहुंच गई। आप अनुमान लगा लीजिए, आंकलन कर लीजिए कितना गुणांक बनाया है, तो कम कहाँ हो गई सीटें? तो मैडम ये बात अलग है कि हम सरकार नहीं बना पाए वहाँ, लेकिन हमारी सीटें तो पर्याप्त है वहाँ पर। अदर पार्टियां तो वहाँ खाता भी नहीं खोल पाई अपना। अच्छा, लेकिन मैडम जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह से आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि अब की बार 300 पार, पश्चिम बंगाल में भी दावा किया था 200 पार का, वो दावा पूरा नहीं हुआ। तो दावा जो करते हैं आपके दल के लोग या आपके वरिष्ठ नेता जो दावा करते हैं, वो आधारहीन होता है मैडम क्या, या फिर उसकी तैयारी नहीं, बगैर तैयारी के ऐसे बोल दिया जाता है मैडम? भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के कोई कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लगातार निरंतर कार्य करती है। सत्ता में है तब भी कार्य कर रही है, जब सत्ता में नहीं थी तब भी कार्य कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जमीनी स्तर पर कार्य करता है और हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक
सारी बैठकें मीटिंगें पर्याप्त समय पर नियमित तरीके से होती हैं और उसमें कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी होता है। और हमारे यहाँ के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी या और भी जो भी सांसद विधायक सभी लोग जनता के बीच जाकर उनका हालचाल लेते हैं, सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं, किसको क्या असुविधा है, इन सब पर विचार किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ हवा में भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम करती है तब बात करती है। डॉक्टर वर्मा, आपका जो सुझाव जो आपकी बात है वो केंद्रीय नेतृत्व को भी पहुंचना चाहिए। आप बहुत बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो खबर मिली है केंद्रीय नेतृत्व बहुत घबराया हुआ है, लगातार एक का एक मतलब सक्रिय हो गए हैं। वहाँ पे छोटे दलों को मिलाने की बात की जा रही है, जो रूठे हैं उनको मनाने की बात कही जा रही है। कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कांग्रेस के एक ब्राह्मण नेता को आपने शामिल करके ब्राह्मणों को सही करने मतलब खुश करने की बात कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ब्राह्मण नेता को शामिल करना, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य करती है, ऐसे सिद्धांत को लेकर चलती है। हमारे संगठन में जो भी हमारी नीतियों से, हमारे विचारों से, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर आता है, उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं हम किसी को जबरदस्ती बुला रहे हैं कि भाई आइए हमारी नीतियों से। हमारी कार्यशैली इतनी अच्छी है, इतनी प्रभावी है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो नीतियां हैं कार्य करने की, वो इतनी प्रभावी है कि लोग स्वतः ही प्रभावित होते हैं और हमारे संगठन के साथ काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर वर्मा, हम उन्हें अवसर देते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है कि हम खुले हृदय से उनका स्वागत करते हैं, बड़ा दिन करके उन्हें अपनाते हैं। डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपकी कार्यप्रणाली से कितना जनता प्रभावित है ये तो 22 के चुनाव के नतीजे बताएंगे। मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास, सुधीर जी के पास जाऊंगा। सुधीर जी, पिछले चुनाव में आप जिससे गलवैयां डाले हुए थे, अब आप उन्हीं दल के लोगों को फोड़कर अपने कोने में शामिल करा रहे हैं। क्या लाभ होने वाला है सर इससे आपको? सुधीर जी, सुधीर दुबे साहब जी, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप मेरी आवाज सवाल सुनाई दिया नहीं दिया? जी, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया है। जी, जवाब दीजिए सर। लेकिन मैं आपके सवाल पर आने से पहले जी, जो भाजपा की नेता आदरणीय ज्योति वर्मा जी जो अभी कह रही थी जी, मैं थोड़ा सा उनकी बात को भी समझना चाहता हूँ जी, और जो इन्होंने कहा है इनकी बात का भी जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि इनको ये भ्रम कहाँ से हो गया है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से इनको इतना फीसदी वोट, उतना फीसदी वोट आने वाला है, जबकि आज ही का दैनिक भास्कर का सर्वे आया है। आपका चैनल भी लगातार सर्वे कराता है और खबरें भी आपके चैनल पर लगातार आ रही हैं। अन्य मीडिया के चैनलों के द्वारा भी ये सर्वे में बताया जा रहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। जी। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा इस समय बट गई है जी। एक दिल्ली की भाजपा और एक उत्तर प्रदेश की भाजपा जी। और उत्तर प्रदेश की भाजपा का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश की भाजपा दो खेलों में बढ़ गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी अलग अपनी भाजपा को लेकर के काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अपनी भाजपा को लेकर के काम कर रहे हैं। और पिछले बार तो 2-3 दिन पहले अखबारों में इस बात को हमें पढ़ने की जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे नरेंद्र मोदी जी, उनको अब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो चुनाव लड़ा जाएगा वो योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा जी। तो ज्योति वर्मा जी जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता जिनको भ्रम में डाला जाता है, नेतृत्व इनको सच बात बता नहीं रहा है। अगर सब कुछ भाजपा में सही चल रहा है तो दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बैठकें 1.5 घंटे 2-2 घंटे जो मुख्यमंत्री जी जो शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं, तो क्या वहां पर ये अपनी चाट पकौड़ी खाने गए थे या वहां पर केवल ऐसे ही चले गए 1.5 2-2 घंटे बातचीत कर रहे हैं? और जहां तक सहयोगी दलों की बात है, सहयोगी दल लगातार इनसे छिड़कते चले जा रहे हैं। इनके सबसे बड़े सहयोगी राजभर जी ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर डूबती हुई नाव है जी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो
कार्यशैली है। तो पिछली सरकार में उन्होंने जो काम कराए हैं और जो उनका उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति एक विजन है, उस विजन को लेकर के समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में हर एक नेता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाना चाहता है। और कार्यकर्ताओं में भी, हमारे कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है। पिछले दिनों में कोविड महामारी की जो अव्यवस्था थी वो हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हुई, किस तरह से हजारों लोगों की जाने गई, किस तरह से टीके के अभाव में लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही विश्वास और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो सर्वे आया है, इस सर्वे से भी कहीं अच्छे परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अब चंद दिन ही शेष बचे हैं, क्योंकि इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये नई योजना लेकर के आए हो तो ज्योति वर्मा जी आप ही बता दीजिए। चलिए सुधीर जी, मैं उनसे जवाब ले लूंगा और फीते काटे। सुधीर जी, मैं उनसे जवाब लूंगा, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। आपके सवाल का जवाब हमारी इन्हीं सब बातों के अंदर निहित है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बड़े दलों के साथ हम लोग कोई गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे दलों के लोग अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो बहुजन समाज पार्टी छोटा दल है सर क्या? बहुजन समाज पार्टी के साथ जो हमारा पिछले गठबंधन था, मैं समझता हूं उसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। और फिलहाल ये तो नेतृत्व तय करेगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन अभी हम लोगों को जो निर्देश है वो यही है कि बड़े दलों के साथ हम लोगों का अब कोई गठबंधन होने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम अपने डायरेक्टर साहब के पास जाएंगे। सर, जिस तरह से एक आंतरिक सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल में जुट गई, जिस तरह एक ना एक निर्णय लिए जा रहे हैं, छोटे दलों को बुलाया जा रहा है, उनसे राय मशवरा किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है, रूठों को मनाया जा रहा है, जो नेता हाशिए में थे उनको बैठाया जा रहा है। तो सर, ये जो कवायद है सारी, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में लाभ मिल सकेगा? अभी पंचायत चुनाव में जैसा समाजवादी पार्टी को कुछ बहुमत मिला, उनका उत्साह तो बड़ा है जी। और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी उपापोह की स्थिति निर्मित हुई, जिससे सेंट्रल सक्रिय हुआ। अब वो कितने नेताओं को कितना मना पाते हैं और किस दल को अपनी तरफ खींच के लाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब पक्ष में रहती है तो कुछ उसका कायदे कानून दूसरे रहते हैं, और जब चुनाव में हार जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत उनको खड़ी हो जाती है। तो निश्चित तौर जिस तरह पंचायत चुनाव में और जो सर्वे का रिपोर्ट आई है उस पर जो परिणाम आए, उससे भारतीय जनता पार्टी को अंदर से डरा दिया है। सर, मैं डॉक्टर वर्मा के पास जाऊंगा। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, 2017 में जो छोटे दल आपके थे, साथ थे, सरकार बना ली, अच्छे बहुमत से सरकार आई आपकी, आपने सरकार बना ली, बीच में आप उनको आंखें दिखाने लगे, बाद में अब जब चुनाव आ गया फिर उनको आप पुचकारने लगे हो। इससे क्या है, आपकी राजनीतिक मतलब चरित्र का बखान नहीं सामने आ पा रहा। मैडम, क्या है ये सब मामला? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार आ गई तो आंखें दिखाने लगे और अब ऐसा कुछ हुआ कि तो हम मनाने लगे, ऐसा नहीं है जी। देखिए, बड़ा परिवार होता है तो रूठना मनाना रहता है। हो सकता है कभी कोई बात किसी को किसी की अच्छी ना लगे, तो ये हमारा परिवार है। और अगर कोई किसी बात मैडम अनुप्रिया पटेल जी पिछले 2 वर्षों से सुधीर भाई शांति से मैंने सुना। सुधीर भाई सुन लीजिए, फिर इनसे जवाब ले लीजिएगा, फिर आप दीजिए। बताइए मैडम, पूरी बात करिए जल्दी। तो बात रही मनाने और रूठने की और आंखें दिखाने की जी। हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है कि किसी को आंखें दिखाई जाए या किसी का सम्मान न किया जाए, क्योंकि हमारे संगठन में सम्मान सर्वोपरि है जी। और हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी पारिवारिक पार्टी नहीं है जी। ठीक है, हमारा एक ऐसा संगठन है जो सबको लेकर चलता है, हर जाति को, हर धर्म को, सबको स्थान दिया जाता है उसमें। अब आपने बात कही कि छोटे दलों को हम मना रहे हैं, हो सकता है किसी के मन में कोई बात ऐसी आई हो जो उन्हें नाच की लगी हो, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं। मैडम, समझने में बहुत देर नहीं कर दी आपने। मैडम, समझने में बहुत देर नहीं कर दी, तो उसमें क्या बुराई है? अब चुनाव आ गए तभी समझ में आया, पहले नहीं समझ सकते थे क्या?
हाँ नहीं, और नहीं हम तो हमेशा से समझ रहे हैं, चुनाव आया तो समझ रहे हैं, ये बात नहीं है। पहले जब कोई रूठेगा तभी ना मनाएंगे कि जबरदस्ती उसको उठा देंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए अब सुरेंद्र भाई बात कर रहे हैं कि बीजेपी बट गई है। देखिए, इससे मैं एक बात ही कहना चाहूंगी, और मेरी 2 लाइन से ही इनको पूरा जवाब भाई साहब को मिल जाएगा मेरी बात का, बहुत साधारण से तरीके से। जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत चिंत ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके परिवार में सदैव बढ़ता रहा, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है। ठीक है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, चाचा अलग है, भतीजा अलग है, और एक ही परिवार में सभी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हमारी बड़ी पार्टी है, हमारी परिवार पार्टी नहीं है, हमारा पार्टी ही परिवार है। जितनी बड़ी हमारी पार्टी उतना बड़ा हमारा परिवार है। तो ये तो रही एक बात, और हमारी पार्टी में बटने जैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, माननीय मोदी जी देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी देख रहे हैं, और योगी जी पूरी तरह से सक्षम है उत्तर प्रदेश को देखने में और संभालने में। तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? दूसरों को क्या परेशानी है कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, समझ में ही नहीं आता। और रही बात अखिलेश जी की कि उन्होंने क्या कहा, आप मेरा पूरा जवाब तो सुन लीजिए, मुझे कुछ समय तो दीजिए। हाँ, बिल्कुल बात करिए। देखिए, उन्होंने बात कही कि उनके अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया। अखिलेश यादव जी के बयान को कौन सी जनता स्वीकारेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि जनता स्वीकारेगी। जनता बहुत बुद्धिमान है, भोली जरूर है लेकिन बुद्धिमान है। तो वही अखिलेश यादव जी है ना जो कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी तरस गए वैक्सीन लगवाने को। जब उन्होंने कह दिया, जब उनके पिताजी ने लगवा ली, तब उन्होंने कह दिया कि अब ठीक है वैक्सीन लगवा लीजिएगा। तो एक व्यक्ति जो अपनी एक बात पे कायम नहीं रह सकता, एक अपने स्टेटमेंट पर कायम नहीं रह सकता, उस स्टेटमेंट पर जो जनता के हित से जुड़ा हुआ है, तो कौन सी जनता उसको स्वीकारेगी और कैसे स्वीकारेगी? चलिए आप जवाब ले लें। एक तरफ आज भी लोगों में भय व्याप्त है, लोग डरे हुए हैं। इतने बड़े आप नेता हैं, उसके बाद आप इस तरह का बयान देते हैं, जनता को बरगलाते हैं, आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या जनता ये समझती नहीं है क्या? तो उनके इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाए जो यू टर्न लेकर तुरंत वापस आ जाते हैं? ज्योति वर्मा जी, अब जवाब ले लें, जो आप इनसे जवाब लें। लेकिन जवाब लेने से एक बात और कहें, आपने कहा कि आपकी पार्टी में सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल सम्मान दिया जाता है, ऐसा सम्मान दिया जाता है कि लोगों को मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिया जाता है ना। खैर, सुधीर जी आप अपनी बात रखिए, क्या जवाब है आपके? सुधीर जी। वर्मा बहन जो भाजपा की प्रवक्ता या भाजपा की नेता यहाँ पे इन बातों को कह रही हैं जी, जहां तक सम्मान की बात है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी जी। कि सबसे पहले तो इन्होंने 2017 से ही आप उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जी, और उसके बाद उनको दरकिनार कर दिया गया जी। कलराज मिश्र जी ब्राह्मणों के बहुत बड़े चेहरे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के उनको मनमोहन सिंह बना दिया गया जी। और पिछड़ों की जहां तक बात करते हैं, पिछड़ों के नाम पर पहले मुख्यमंत्री का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई तो उनको साइड में कर दिया, और योगी आदित्यनाथ जी जो सदन के सदस्य भी नहीं थे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। जी जी। अब रही बात बढ़ने की बात ये कर रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कौन नहीं जानता है कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के बीच में संवाद की कितनी कमी है। उत्तर प्रदेश की जनता को इन सब चीजों का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और जहां तक सवाल है हमारी पार्टी का, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 2012 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको लगभग 100% उसको पूरा करने का काम किया था, लेकिन 2017 में जो वायदे आप करके जो उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने आए थे, अब चुनाव जीतने के बाद उन वायदों में से आप 10% भी उन वायदों को पूरा नहीं कर पाए हैं। आज या तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछों को आपने रोक दिया है, या शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। 4.5 वर्ष आज आपकी सरकार को हो गए, उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास का कार्य आप लोग नहीं करवा पाए। और रही बात, आपने कहा कि जिन प्रभु मूरत देखी चिंत ऐसी, अरे आप लोग तो भगवान राम के उस मंदिर को बनाने में भी घोटाला कर गए। देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से आप लोगों को चंदा दिया और आप उस चंदे में भी घोटाला कर गए। अरे आप तो राम के भी नहीं हुए, आप जनता के कहां से होंगे? और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली बात अब समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास कार्य कराने वाला कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आप लोग तो सिर्फ राम के नाम पर कितनी बार राजनीति करोगे, अब ये आपका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। सुधीर दुबे जी, सुधीर दुबे साहब, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर है? आप क्या मानते हैं, आपका अनुमान क्या है, कितने जिला पंचायतों की अध्यक्ष की कुर्सी पर आपके नेता वहां पर बैठेंगे या काबिज होंगे? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं अनूप सक्सेना जी, आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है जी, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा जी कि 65 से ज्यादा जगहों पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। तो मुझे इस बात की चिंता है कि आज जिस तरह से इनके जिला पंचायत प्रत्याशी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और जो गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला लेकर के जो चल रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो आज खरीद फरोख्त का जो मामला चल रहा है, और मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त का बहुत जोरों पे कारोबार चल रहा है और सत्ता का दुरुपयोग करके ये कहीं पर भी जा सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों का अगर निष्पक्ष चुनाव करा दिया जाए, निश्चित रूप से 65-70 सीटें हमारी पार्टी को मिलेगी। लेकिन मैं ये जानता हूं कि पंचायत चुनाव में भी इन लोगों ने धांधली की थी, सत्ता का और साधनों का दुरुपयोग किया था, और यही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भी होने जा रहा है। सुधीर जी, आपका जो आपने सवाल उठाए जवाब लेंगे, लेकिन डायरेक्टर सर के पास रहूं। सर, सुधीर जी जो कह रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की कमान जो है नेताओं ने संभाली, मंत्रियों ने संभाल ली है सर, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अब नेताओं को या वरिष्ठ नेताओं को जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उन पर पूरा भरोसा नहीं है, जिससे जिला पंचायत जैसे चुनाव में मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को आना पड़ा है मैदान में? सर, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़े नेताओं को लेके आई है और उनको इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, परंतु जनता जनार्दन कहां तक उनका अगले चुनाव में साथ देगी, ये एक बहुत सोचने का विषय रहेगा। जी, निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा की कमान पूरी तरह से, और जो खबरें हम तक आ रही हैं, पूरी कमान शीर्ष नेतृत्व ने संभाल लिया है, यानी दिल्ली से ही सब कुछ हो रहा है। बोल दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी से कि आप प्रशासन सरकार चलाइए, संगठन को कैसे मजबूत करना है हम देख लेंगे, और जो भी निर्णय हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं। तो क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी में अब 2017 जैसी बात नहीं रही, या शीर्ष नेतृत्व को योगी जी और उनकी सरकार पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, ऐसा नहीं है कि योगी जी पर भरोसा नहीं रहा, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो शीर्ष नेतृत्व ही लेता है हमारे यहाँ, ठीक है। और अगर दिल्ली से निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। दिल्ली से अगर निर्णय लिए जा रहे हैं तो वो भी जनता के हित में लिए जा रहे हैं। और रही बात योगी जी के, भाई साहब ने कहा कि मिलने गए थे तो क्या चाट पकौड़े खाने गए थे? अरे, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा तो उस प्रदेश की समस्याओं को कैसे दूर करेगा, कैसे उस क्षेत्र के विकास के हित में कार्य करेगा? दूसरी बात ये कि भाई साहब ने कहा कि मैंने राम जी को मैं बीच में नहीं लाई क्योंकि ये बड़ा विषय है, इस पर एक बड़ी सी डिबेट हो सकती है अलग से। मैंने सिर्फ 2 लाइनों का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, लेकिन अब आप राम जी को बीच में लाए हैं तो सुन ही लीजिए कि 1990 में कार्य सेवकों पर गोली आपके मुलायम सिंह यादव जी ने ही चलवाई थी और कितने लोग मारे गए थे। इस प्रदेश में राम का नाम लेना, जय श्री राम बोलना गुनाह था, लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने जा रही है और किसी भी जनता को कोई ऐतराज नहीं है, तो आप लोग बेवजह का प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम जी में भी सियासत कर रहे हैं, अरे ये देश राम का है, कृष्ण का है, सालों साल राम जी टेंट में रहे हैं, रामलला, आज उनका घर बनने का अवसर आया है तो उसमें भी आप लोग सियासत कर रहे हैं। अरे, जनता के पैसों से बन रहा है, भगवान के भक्तों से उनका मंदिर बन रहा है, उनके धन से बन रहा है, तो आप सब लोगों को क्यों ऐतराज है? आप तो कभी बनने ही नहीं देना चाहते थे, सबने समय दीजिए। बिल्कुल आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। किसी ने कह दिया कुछ है, सब लोगों ने आरोप लगाए, अरे भगवान का भी सबूत मांगा गया। आज वही मंदिर माननीय योगी जी की सरकार में बनने जा रहा है तो उस पर भी उंगलियां उठाई जा रही कि ये शांति से क्यों होना चाह रहा है, अरे इस पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है, दंगा क्यों नहीं हो रहा है, बवादा क्यों नहीं हो रहा है, इतनी सुकून से कैसे इतना बड़ा मंदिर बन सकता है? तो ये सारी बातें बहुत ध्यान रखने योग्य है कि ये देश राम और कृष्ण का है, तो इसलिए भगवान के मामले में टांग ना अड़ाई जाए, वही बेहतर है। ये भारत जो है धर्म प्रधान देश है और धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए। आज राम जी का मंदिर
500 सालों के बाद बनने जा रहा है, उसे शांति से बनने दिया जाए। उसमें सिर्फ जनता का पैसा लग रहा है, कोई उसमें ऐसा पैसा नहीं दे रहा है जो उंगली उठा सके। और जितने लोग उंगली उठा रहे हैं उन्होंने क्या किया है राम जी के लिए? सिर्फ विरोध ही तो किया है सदैव। चलिए जवाब ले लें सुधीर जी से। सुधीर जी, आप जवाब दीजिए ज्योति वर्मा जी का, लेकिन एक सवाल आपसे बात करूंगा मैं। आप सर कह रहे हैं दूसरे लोग जो आप दूसरे दल यानी भारतीय जनता पार्टी या आप बहुजन समाज पार्टी या किसी अन्य दल के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो आपके साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं, है ना, प्रदेश के हित में। लेकिन सर आपके दल के जो प्रभावी नेता थे, आप विशेषकर आपके नेताजी के परिवार के शिवपाल यादव जी, उनसे अब तक आपकी दुनिया बनी हुई है? अनूप जी, मैं पहले ज्योति वर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। ज्योति वर्मा जी ने कहा कि हम लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। जी। अरे ज्योति वर्मा जी, आप ये बात भूल गई हैं कि ये बात आप लोग उठा रहे हैं। जिन लोगों के हाथ गुजरात के अंदर हजारों लोगों की हत्याओं से खून में सने हुए, जिन लोगों ने गुजरात के अंदर इतना बड़ा नरसंहार कराया, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने वहां राजधर्म का पालन नहीं किया और हम लोगों ने वहां राजधर्म का पालन किया। पहली बात। दूसरी बात, मीडिया पे लगातार ये खबरें आ रही हैं और तथ्यों के और साक्ष्यों के साथ आ रही हैं कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की हो जाती है और किस तरह से वही गवाह 2 करोड़ की जमीन के रजिस्ट्री में होते हैं और वही गवाह 18.5 करोड़ की रजिस्ट्री के अंदर होते हैं। जी जी। ये सारा देश देख रहा है किस तरह से राम के नाम को आप लोगों ने राजनीतिकरण किया, किस तरह से राम के नाम को आप लोगों ने चुनाव के अंदर बुलाया और किस तरह से आपने राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव के बीच में बुलाया। जी जी। हम सब लोग और पक्षकार सारे लोग इस बात के लिए तैयार थे कि राम मंदिर इस देश में बनना चाहिए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णय के अनुसार बनना चाहिए। और जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया और राम मंदिर बनने लगा, हम लोगों ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया। और जहां तक आस्था और प्रतिष्ठा का सवाल है, भगवान राम इस देश में आराध्य हैं, हमारी आस्था उनमें है। जितना आप राम को मानते हैं हम लोग भी उतना मानते हैं, लेकिन हम कानून को अपने हाथों में नहीं लेते हैं। आप लोग कानून में हाथ में कानून लेकर के और अयोध्या के अंदर जो कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पे राजधर्म का पालन किया। दूसरी बात, राम सबके हैं, राम आपके अकेले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई ठेकेदारी नहीं है रामलला में। और जो लोग आज भूखों मर रहे हैं, जो महंगाई से परेशान है, जो लोग आपकी कुव्यवस्थाओं का शिकार हो गए, क्या वो रामलला के लोग नहीं है? जी जी। आज आप केवल रामलला की बात करते हैं और रामलला के बच्चों की बात नहीं करते। जी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने जो राम के नाम को बनाया है, मैं आपसे सुधीर जी को जल्दी संक्षेप में जवाब दीजिए, समय का अभाव है। आप लोग बनाना बंद कर दीजिए जी। और राम इस देश में आस्था का विषय है तो हमेशा रहेंगे। आपके भी आराध्य, हमारे भी आराध्य। ज्योति वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत जल्दी जी जी। आपने कहा कि जमीन पर घोटाला हुआ, 2 करोड़ की जमीन थी। मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा विषय है, समझा है, लेकिन समाजवादियों से ज्यादा कौन इस विषय को समझ सकता है कि सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त तो आप ही लोग करते हैं और कब्जे भी जमीनों पर करते हैं। हमने तो उस जमीन को खरीदा है और 2011 के बाद 2021 में जमीन के मूल्यों में बढ़ोतरी होती है। जमीन का मूल्य टिका नहीं रहता है। जितना विकास वाला क्षेत्र होता है, जमीन का पैसा उतना ही ज्यादा होता है। इस विषय पर कभी डिबेट कराइएगा तो मैं विस्तार से मैं सिद्ध भी कर दूंगी। रही बात जनता की भुखमरी की, बीच में नहीं बोलिएगा। रही बात भुखमरी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रही है। नवंबर तक कोई भी जनता भुखमरी से नहीं मर रही। सिर्फ आपके कहने से भुखमरी। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, अंतिम में दीपकुमार जैन साहब से मैं पूछूंगा, सर जिस तरह से चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, तो क्या चुनाव के पहले कोई छोटे बड़े गठबंधन की आहट है सर? क्या छोटे बड़े गठबंधन की तो आहट भाजपा को भी होगी, कांग्रेस को भी होगी और सपा को भी होगी जी। और गठबंधन के बिना शायद इस बार सरकार बनना किसी की भी बहुत मुश्किल रहेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, छोटे और रूठे हुए लोगों को मनाया जा रहा है, उससे ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो पूरी तरह से तैयारी करके मिशन 2022 में जाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने कुनबे को मजबूत करने की बात कर रही है। हो सकता है कि कुछ और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कुछ और दलों के साथ समझौता करे। देखना होगा कि इन समझौते से क्या जनता प्रभावित होने वाली है या होगी।
आने वाला चुनाव जो है किन आधार पे होगा, किस भावनाओं पे होगा, किन मुद्दों पर होगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल आज की चर्चा पर इतना ही। कल हम फिर नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारे तीनों मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।